My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 16, मैं सुनिश्चित करूंगा। सभी लड़ाइयां एरन की अपेक्षाओं के अनुरूप हुईं, जिससे उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और निश्चिंत हो गया। सभी महत्वपूर्ण पात्रों ने उपन्यास के समान ही विरोधियों को चुना था। दुर्भाग्यवश एक अपवाद था। मैं एल्डर रेन को चुनता हूं, ये लियांग ने कहा, जिससे एरन चौंक गया। एरन को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसे साफ याद था कि ये लियांग ने परीक्षण में एल्डर ली को चुना था। हालांकि ये लियांग युद्ध में बुरी तरह हार गया था, फिर भी उसने एल्डर ली को प्रभावित कर दिया था। इसी युद्ध के कारण एल्डर रेन ने इस लड़के को अपना शिष्य चुनने के बारे में सोचा था। आमतौर पर एल्डर रेन को किसी शिष्य की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका मिशन अलग था। लेकिन चूंकि संप्रदाय प्रमुख ने उन्हें एक शिष्य चुनने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए उन्होंने ये लियांग को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। ये लियांग ने निमंत्रण ठुकरा दिया और झांग वेई को अपना गुरु चुना। यहीं से ये लियांग और एल्डर रेन के बीच तनावपूर्ण संबंध शुरू हुए, जिन्हें अपमानित महसूस हुआ था। कहानी के एल्डर रेन के विपरीत एरन को ये लियांग को चुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह मुख्य पात्र से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। वह मुख्य किरदार से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता था, यहां तक कि बातचीत भी नहीं करना चाहता था। लेकिन यहां वह था, ये लियांग से लड़ने के लिए चुना जाना। लेखक ने एल्डर ली और ये लियांग के बीच हुए युद्ध पर पूरा एक अध्याय समर्पित कर दिया था। ये लियांग ही एकमात्र प्रतिभागी थे जो बेहोश होने से पहले युद्ध में 1 मिनट से अधिक समय तक टिक पाए थे। यह तो तय था क्योंकि एल्डर ली ताकत के मामले में बेहद ताकतवर थे। अगर उन्होंने नरमी न बरती होती तो ये लियांग पहले ही पल में बर्फ की मूर्ति बन जाता। इसके विपरीत एल्डर ली ने अपनी शक्ति को ये लियांग के बराबर ही सीमित कर लिया था। लेकिन सीमित शक्ति होने के बावजूद वे अधिक अनुभवी थे और परिणाम निश्चित था। दुर्भाग्यवश इस दृश्य में बदलाव कर दिया गया। एल्डर ली का चयन नहीं हुआ। एरन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। क्या वह सचमुच इस लड़के से लड़ सकता था? अपनी कमजोरी उजागर होना एक बात थी और एक ऐसे युवा लड़के से पिट जाना जो अभी तक संप्रदाय का शिष्य भी नहीं बना था, दूसरी बात। वह जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर लड़ाई से बचना होगा और साथ ही कमजोर भी नहीं दिखना चाहिए। बहाना बनाने के लिए उसने अपने होंठ खोले ही थे कि अचानक रुक गया। उसके सामने 4 विकल्प प्रकट हुए। एरन का मन कर रहा था कि वह अपना माथा पीट ले। उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। पहला विकल्प, एक युवक ने आपको चुनौती देने का साहस किया है। यह एक वरिष्ठ के सम्मान के विरुद्ध है। महान दानव संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखें। नीचे जाएं और उस युवक का सामना करें जिसने आपको चुनौती देने का साहस किया है। उसे तब तक मारें जब तक वह दया की भीख न मांगने लगे। पुरस्कार, एज्योर थंडर की तलवार, उच्च स्तरीय। विकल्प 2, तुम लड़ने में बहुत आलसी हो। एक युवा और अनुभवहीन लड़के का सामना करना तुम्हारी गरिमा के विरुद्ध है। उससे खुद लड़े बिना ही उसे हरा दो। पुरस्कार, सुरक्षा का पेंडेंट, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 3, आप देखते हैं कि उस छोटे लड़के ने कहानी बदल दी है। उसे कहिए कि वह अपनी भूमिका निभाए और एक अच्छे लड़के की तरह एल्डर ली को चुनौती दे। इनाम, प्रेम औषधि, उच्च स्तरीय। विकल्प 4, उसे बताएं कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने पिछले परीक्षण में उसके कौशल को पहले ही देख लिया है। उसने अपनी ताकत साबित कर दी है। उसे बताएं कि आप उसे जीत प्रदान करते हैं और उसे अपना शिष्य चुनते हैं। इनाम, भाग्य +1। एरन ने चारों विकल्पों को देखा और भौहें चढ़ा ली। पहला विकल्प तो उसने सिरे से खारिज कर दिया। किसी भी हालत में वह एक छोटे लड़के से पिटने के लिए नीचे नहीं जाने वाला था। भले ही वह वास्तव में एल्डर रेन नहीं थे, फिर भी उनमें गरिमा थी। उसे तब तक पीटे जब तक वह दया की भीख न मांगने लगे। एरन ने पहले विकल्प की आखिरी पंक्ति को देखते हुए बुदबुदाया। उसने आंखें घुमाईं। ज्यादा संभावना यही है कि मुझे तब तक पीटा जाएगा जब तक मैं दया की भीख न मांगने लगूं। वह दूसरे विकल्प की ओर बढ़ गया। बिना खुद लड़े उसे हरा दूं? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे किसी को प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए? यहां केवल 2 अन्य एल्डर हैं और उनमें से कोई भी प्रतिनिधि बनना स्वीकार नहीं करेगा। और अगर वे मान भी गए तो इससे उन पर शक ही होगा। वह तीसरे विकल्प पर चला गया। यह दूसरे विकल्प से भी कहीं अधिक बेतुका था। वह चौथे विकल्प पर चला गया। उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करूं? बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह हर समय मेरे आसपास रहेगा? मैं मुख्य किरदार से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता हूं, उसे अपने घर नहीं लाना चाहता। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा किया भी तो यह दानव संप्रदाय के नियमों को तोड़ने से कम नहीं होगा, जिसका अर्थ होगा संप्रदाय के गुरु से मिलना। यह भी जोखिम भरा है। किस्मत के इनाम की बात करें तो? नहीं, धन्यवाद। मैंने देखा है कि आपकी किस्मत मेरे लिए कितनी कारगर साबित हुई है। एरन ने चारों विकल्पों को देखा और उसे सिर दर्द होने लगा। एक बार फिर वह दुविधा में फंस गया था। चाहे वह कोई भी विकल्प चुने, उससे जुड़े जोखिम जरूर थे। हे एल्डर रेन, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इसी बीच ये लियांग ने अपनी भारी तलवार निकालकर एल्डर रेन को चुनौती दी। एल्डर ली और एल्डर झांग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि एल्डर रेन किस प्रकार की कुशलता का प्रयोग करने वाले हैं।
क्या वह तलवार का इस्तेमाल करने वाला था? क्या वह इस नौजवान को तुरंत हरा देगा या उस पर नरमी बरतेगा? बाकी बड़े बुजुर्ग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अन्य युवा भी उत्साहित थे। उन्होंने शेष 2 बुजुर्गों को काम करते हुए देख लिया था और अब वे तीसरे बुजुर्ग को देखने जा रहे थे जो काफी हद तक अज्ञात रहे थे। एरिन का मन कर रहा था कि वह नीचे जाकर उस लड़के को थप्पड़ मार दे जिसने कहानी बदल दी थी और उसकी जान को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया था। 1 मिनट रुको। प्रॉक्सी, एरिन को अचानक कुछ सूझा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। चूंकि तुम मुझे चुनौती देने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें वही मिले जिसके तुम हकदार हो। योजना बनाते समय एरिन को जोर से हंसने का मन कर रहा था। ये लियांग को पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, यह सोचकर कि खतरे की यह अजीब सी अनुभूति क्या है। अध्याय 17, आपको कहानी पर क्यों टिके रहना चाहिए? मैंने अपना फैसला कर लिया है, एरिन ने मन बना लिया। मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। चयन पूरा करने के बाद उसने जमीन पर खड़े उस छोटे लड़के की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और भावहीन थी जब उसने कहा, साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर हो। भले ही मैं अपनी शक्ति पर काबू पालूं, फिर भी तुम मर सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मैं खुद तुम्हारा सामना करने के बजाय अपने कमजोर से पालतू जानवर को तुम्हारा सामना करने दूंगा। उसने ऐसे कहा जैसे वह ये लियांग पर कोई एहसान कर रहा हो, लेकिन मन ही मन वह उसका उपहास कर रहा था। अरे छोटे बदमाश, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अपने दिखावे के लिए मेरी जान खतरे में डालने दूंगा? चूंकि तुम पहले ही दिन मार खाने के लिए इतने बेताब हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं और साथ ही दयालु होने का दिखावा भी कर रहा हूं। कमजोर सा छोटा पालतू जानवर, बाकी बच्चों ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्हें यहां सिर्फ एक ही पालतू जानवर दिखाई दिया, और वो भी एक फीनिक्स। भला किस नजरिए से देखें तो ये एक कमजोर सा पालतू जानवर था। हालांकि अन्य प्रतिभागी इस बात से हैरान थे कि एक फीनिक्स का सामना किसी प्रतिभागी से होगा, लेकिन वे एरिन के शब्दों से कहीं ज्यादा हैरान थे। अगर उसकी नजरों में वह फीनिक्स एक कमजोर सा पालतू जानवर है, तो वह खुद कितना ताकतवर होगा। जब एल्डर झांग और एल्डर ली ने नरमी बरती, तब भी किसी को नहीं मारा। लेकिन एल्डर रेन कहते हैं कि नरमी बरतने पर भी लोग मरेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे अन्य एल्डर्स से अधिक शक्तिशाली हैं? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महान दानव संप्रदाय इतना शक्तिशाली है। प्रसिद्ध बुजुर्ग तो मामूली सी नाराजगी पर भी राज्यों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वहीं अज्ञात बुजुर्ग उनसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वास्तव में यह संप्रदाय कितना शक्तिशाली है? एरन को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन नए प्रतिभागियों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। यहां तक कि 6 स्टार टैलेंट वाली लड़की भी अब उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। एल्डर झांग वेई और एल्डर ली भी हैरान थे। क्या यह आदमी सचमुच इतना ताकतवर था? जब वे इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी फीनिक्स की मदद से एरन उनके बगल में जमीन पर उतर आया। चूंकि सभी लोग उसकी बातों में मग्न थे, इसलिए किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वह कूदकर नीचे नहीं उतरा, बल्कि फीनिक्स की हवाओं का इस्तेमाल करके नीचे उतरा। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? एरिन ने झांग वेई से पूछा, जो ठीक उसके बगल में खड़ा होकर उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ नहीं, झांग वेई ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसने सोचा था कि एरन की आभा उससे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अब जब वह उसके ठीक बगल में था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था। जब वह उनसे दूर था, तब उसकी आभा अधिक प्रबल थी, लेकिन जब कोई उसके करीब आया, तो वह और भी प्रबल हो गई। और जब वह उसके ठीक बगल में खड़ी हुई, तो उसे यकीन हो गया कि यह आभा उनके संप्रदाय के गुरु की आभा से कमजोर नहीं थी। इससे उसे उसकी बातों पर और भी यकीन हो गया। एल्डर रेन वाकई ताकतवर थे। वे बाकी सभी एल्डर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनके लिए किसी पौराणिक जानवर को कमजोर सा पालतू जानवर कहना स्वाभाविक था। क्या वह इतना शक्तिशाली है? यहां तक कि एल्डर ली भी दंग रह गए। उन्हें भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई। एल्डर रेन की आभा विनाशकारी थी। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती थी, जिसमें किसी अन्य की आभा भी शामिल थी। उन्होंने एल्डर रेन पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। ये लियांग ने एरन की ओर देखा, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जब यह आदमी जमीन पर खड़ा होता था, तो वह हर किसी को दमित महसूस कराता था। निकटता मात्र से ही एरन को ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधों पर कोई भारी पहाड़ टिका हो। उसे नहीं लगता था कि एरन झूठ बोल रहा है। अगर वह सचमुच एरन के सामने होता, तो वह रेंग कर भी उसके पास नहीं पहुंच पाता। उनकी ताकत में इतना ज्यादा अंतर था। ये लियांग को यह एहसास नहीं हुआ कि उसका अनुमान सही था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन यह उसके पक्ष में था। वह अपने द्वारा प्राप्त एक मिशन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जिसमें एल्डर रेन को मारना शामिल था। अब जब वह यहां आ गया था, तो उसे एहसास हुआ कि अल्पावधि में इस लक्ष्य को पूरा करना वास्तव में एक कठिन काम होने वाला है। उसे अन्य मिशन पूरे करने थे और सिस्टम की मदद से मजबूत बनना था, तब जाकर वह अपना लक्ष्य हासिल कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह खोज एक पौराणिक स्तर की थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा।
हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि वह एरन को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वह अब कमजोर था, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी भी इस संप्रदाय में प्रवेश करना होगा और सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना और सर्वोच्च रैंक प्राप्त करना भी उसे प्राप्त लक्ष्यों में से एक था। हालांकि इनाम मुख्य परिदृश्य खोज जितना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यह बुरा भी नहीं था। फीनिक्स भी नीचे आ गिरा और मैदान के बीचों बीच आकर रुका। चूंकि यह एक परीक्षण था, इसलिए फीनिक्स उड़ने वाला नहीं था ताकि चुनौती देने वाला वास्तव में उसे चुनौती दे सके। फीनिक्स ने भी एरन के निर्देशों के अनुसार अपनी शक्ति कम कर ली थी, लेकिन एक बार फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह एक पौराणिक जीव थी। ये लियांग ने अपनी भारी तलवार उठाई और फीनिक्स की ओर दौड़ा, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। 10 सेकंड। महज 10 सेकंड ही बीते थे कि ये लियांग बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। पिटाई के कारण उसका चेहरा सूजा हुआ था। हालांकि यह लड़ाई छोटी थी, लेकिन एरन ने इसका भरपूर आनंद लिया। उसके चेहरे पर भावहीनता थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर हंस रहा था। कहानी पर कायम न रहने का यही नतीजा होता है। जब संप्रदाय के शिष्यों ने आगे बढ़कर उसे एक उपचार की गोली दी, तब जाकर वह अंततः ठीक हुआ और उसे होश आ गया। शिष्यों ने उसे वापस समूह तक चलने में मदद की। शर्मिंदगी के मारे ये लियांग अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। वह 10 सेकंड से भी कम समय में लड़ाई हार गया, जिसमें से पहले 5 सेकंड उसने फीनिक्स की ओर दौड़ने में बिताए। संक्षेप में, वह 5 सेकंड में ही लड़ाई हार गया था। उनकी हालत देखकर कई अन्य प्रतिभागी हंस रहे थे और इस बात के लिए शुक्रगुजार थे कि उन्होंने एल्डर रेन को चुनौती नहीं दी थी। कम से कम वे दूसरे बुजुर्गों से तो हारे थे। लेकिन यह आदमी एक ऐसे जानवर से हार गया जिसे बुजुर्ग कमजोर कहते थे। अध्याय 18 स्नोबॉल प्रभाव। आपने दूसरा विकल्प पूरा कर लिया है। आपको सुरक्षा का पेंडेंट प्रदान किया गया है। सुरक्षा का पेंडेंट किसी भी 3 जानलेवा हमलों को रोक सकता है, चाहे उनकी तीव्रता कितनी भी हो। एरन मुख्य किरदार की दुर्दशा का आनंद ले रहा था, तभी उसने अपने सामने और भी सूचनाएं देखी। किसी की नजर में आए बिना ही उसके गले में एक खूबसूरत पेंडेंट प्रकट हो गया। उन्हें उनके चुनाव के लिए पुरस्कार के साथ साथ विवरण भी प्राप्त हुआ था। शुरू में तो उसे लगा था कि इनाम भी बाकी सब चीजों की तरह बेकार ही होगा, लेकिन इनाम का विवरण सुनकर वह काफी हैरान रह गया। क्या यह एक जीवन रक्षक उपाय था जो किसी भी व्यक्ति के 3 हमलों को रोक सकता था? दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर दानव संप्रदाय की मुखिया भी उस पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले से वार करे, तब भी वह सुरक्षित रह सकता है। उसके इस झांसे के साथ इसके वास्तव में कई उपयोग थे। जो व्यक्ति इस दुनिया में जीवित रहने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा था, उसके लिए यह पुरस्कार ठीक वही था जिसकी उसे जरूरत थी। हालांकि उन्हें इस पेंडेंट के इस्तेमाल में एक खामी भी नजर आ रही थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 बार ही किया जा सकता था। क्योंकि वह कमजोर था, इसलिए लगभग हर हमला उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। यह जरूरी नहीं था कि हमला संप्रदाय के नेता की ओर से ही हो, इसलिए 3 उपयोग बहुत कम लग रहे थे। वह वास्तव में पेंडेंट के तीनों उपयोगों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। परीक्षा जारी रही और उसके बाद से किसी ने भी एरन को चुनौती नहीं दी। शेष प्रतिभागियों ने अपनी परीक्षा के लिए या तो झांग वेई को चुना या एल्डर ली को। कुछ और घंटों के बाद आखिरकार परीक्षण समाप्त हुए। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को स्वतंत्र रूप से अंक दिए थे और उनके अंक देने के बाद ही तीनों सूचियों को मिलाकर प्रतिभागियों का संपूर्ण स्कोर तैयार किया गया। एरन को गौण पात्रों के अंक याद नहीं थे, इसलिए उसने अपनी अनुमान के आधार पर अंक दिए। जहां तक उपन्यास में उल्लिखित महत्वपूर्ण पात्रों की बात है, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहानी के यथासंभव करीब रहने का प्रयास किया कि पहले की तरह कोई भी बदलाव न हो। वह नहीं चाहता था कि सिर्फ स्कोरिंग में गड़बड़ी करने से इसका असर बढ़ता जाए। तीनों स्कोर पूरे हो जाने के बाद एक अंतिम योग तैयार किया गया। स्कोर की घोषणा करने से पहले एल्डर ली ने शीर्ष 5 की सूची उन सभी शेष एल्डर्स को भेजी जो यहां उपस्थित नहीं थे। उन्होंने उन प्रतिभागियों के नाम बताना शुरू किया जिन्हें 10% से कम अंक मिले थे, जो कि लगभग 80% प्रतिभागी थे। जिन लोगों के नाम सामने आए थे, उन सभी को परीक्षा में असफल होने के कारण एक आधिकारिक शिष्य द्वारा संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था। अंत में केवल 100 प्रतिभागी ही बचे। इसके बाद एल्डर ली ने उन लोगों के अंक घोषित किए जिन्हें 10% से अधिक अंक प्राप्त हुए थे। शेष प्रतिभागियों का यह एक और बड़ा हिस्सा था, क्योंकि इसमें 70 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। जिनके नाम घोषित किए गए हैं, उन सभी को बधाई, एल्डर ली ने घोषणा की। आज से आप संप्रदाय के बाहरी शिष्य हैं। कृपया अपने मार्गदर्शक का अनुसरण करें जो आपको आपके निवास स्थान तक ले जाएगा और आपको नियम और अन्य महत्वपूर्ण बातें बताएगा। एक अन्य आधिकारिक शिष्य छात्रों को बाहरी संप्रदाय में ले गया। इसके साथ ही केवल 25 युवा ही बचे थे, जिनमें प्रमुख कुलों के उत्तराधिकारी, 6 सितारा प्रतिभा और ये लियांग शामिल थे। यह वरिष्ठ झांग वेई ही थे जिन्होंने 30% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शेष 25 लोगों के अंकों की घोषणा की। उसने शीर्ष 5 को छोड़कर बाकी सभी के नाम घोषित कर दिए। जिन 20 लोगों के नाम घोषित किए गए थे, उन्हें भी इसी तरह आंतरिक संप्रदाय में ले जाया गया और इस तरह केवल 5 लोग ही बचे। ये सभी इस परीक्षा के टॉपर थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी 40% की सीमा पार नहीं की थी, फिर भी वे अपनी क्षमता से बड़ों को प्रभावित करने में कामयाब रहे थे।
अब शीर्ष 5 एल्डर झांग ने शेष एल्डर्स से जवाब प्राप्त करते हुए कहा। 5वां स्थान यूलिन ने प्राप्त किया है। उसने एक युवक की ओर देखा जो देखने में किसी धनी परिवार का लग रहा था। सभी प्रतिभागियों में सबसे कीमती खजाने उसी के पास थे। वह युवंश का उत्तराधिकारी था जो राज्य में एक प्रमुख शक्ति थी। बेशक उसने किया होगा, एरेन ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए एक समझदारी भरी मुस्कान बिखेरी। झांग वेई को यह बात पता नहीं थी, लेकिन यूलिन को इस तरह का स्कोर मिलने का कारण एल्डरली थे जो यूलिन के चाचा थे। कहानी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि एल्डरली यू कबीले के मुखिया के ऋणी थे और अब वे अपना स्कोर बढ़ाकर उस एहसान को चुका रहे थे। दुर्भाग्यवश एल्डरली के स्कोर के बावजूद यूलिन केवल 5वां स्थान ही प्राप्त कर सकी क्योंकि अन्य 2 एल्डर्स के स्कोर कम थे। इसका एकमात्र फायदा यह था कि वह इसकी बदौलत शीर्ष 5 में जगह बनाने में कामयाब रहा, अन्यथा वह बाहर हो जाता। 3 ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो आपको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। वे हैं। झांग वेई ने बुजुर्गों का विवरण दिया। और यूलिन उनमें से केवल एक को ही चुन सकती थी। एल्डरली उनमें से एक नहीं थे क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना एहसान चुका दिया था। उन्होंने यूलिन को शिष्य के रूप में नहीं चुना। तीनों वरिष्ठों में से यूलिन ने अपना चयन कर लिया। एक अन्य शिष्य उसे उसके चुने हुए गुरु के निवास स्थान पर ले गया। चौथे और तीसरे स्थान पर रहने वालों ने भी अपने मास्टर्स का चयन कर लिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास अधिक विकल्प थे क्योंकि उनका प्रदर्शन वास्तव में अच्छा था। कहानी में कोई बदलाव नहीं हुआ और एरन को थोड़ी खुशी हुई। अब उसके 2 शिष्य थे। मुख्य किरदार ये लियांग और 6 सितारा प्रतिभा वांग किंगयू, जिनकी असली पहचान इतनी खास थी कि झांग वेई और एल्डरली भी नहीं जानते थे। उपन्यास में भी इसे दूसरे खंड के उत्तरार्ध तक गुप्त रखा गया था। दूसरा स्थान। झांग वेई ने सूची देखी और केवल 2 नाम बचे थे। 36 अंकों के साथ ये लियांग। झांग वेई ने एक घोषणा की और इसके जवाब में ये लियांग ने हैरानी जताई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान एरन था। अध्याय 19 जीवन भी आपको नींबू देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा स्थान वांग किंगयू को मिलना चाहिए था जो ये लियांग से केवल 1% के अंतर से हार गई थी। अंत में 15 वरिष्ठों ने उसका चयन किया और उसने वरिष्ठ झांग वेई को चुना। तो वह प्रथम स्थान पर कैसे पहुंची? क्या यह मेरी वजह से हुआ? एरन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह महसूस करते हुए कि उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर प्रभाव पैदा कर दिया होगा। उसके फीनिक्स ने ये लियांग को अपने कौशल दिखाने का मौका भी नहीं दिया, जिसके कारण उसका स्कोर कम हो गया। भले ही उन्होंने उपन्यास में एल्डर रेन के समान ही अंक दिए थे, लेकिन अन्य 2 एल्डर्स ने स्पष्ट रूप से अंक कम कर दिए थे। यही एकमात्र संभावना थी। 1 मिनट रुको, शायद यही सबसे अच्छा है, एरन ने सोचा। अगर उसने पहला स्थान प्राप्त किया होता तो उसे किसी को भी अपना स्वामी चुनने का अधिकार होता। अगर उसने मुझे अपना स्वामी चुना होता तो क्या होता? मुख्य पात्र से बंधे होने के कारण ऐसा संभव ही नहीं था। एरन को मुख्य किरदार के कार्यों पर भरोसा नहीं था। उसने उसे परीक्षण चुनौती के लिए चुनकर पहले ही तय योजना से परे काम कर दिया था। अब चूंकि वह दूसरे दर्जे का अधिकारी था, इसलिए उसके पास ऐसे बदलाव करने का अवसर नहीं था। अंततः ऐसा लगा जैसे कहानी फिर से पटरी पर आने की कोशिश कर रही हो। ये लियांग केवल उन्हीं एल्डर्स में से किसी एक को चुन सकता था जिन्होंने उसे चुना था, और एरन उसे चुनने की योजना नहीं बना रहा था। जिन लोगों को उसका चयन करना था उनमें एल्डरली सबसे अच्छा विकल्प थे। इसलिए अंततः ये लियांग के पास एल्डरली को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उपन्यास में किया था। वांग किंगयू झांग वेई की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। प्रथम स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार मिलने पर भी वह झांग वेई को ही चुनती, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह महसूस करते हुए कि यही सबसे अच्छा था, एरन थोड़ा शांत हो गया। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में वह हजारों भावनाओं से गुजर चुका था, लेकिन उसके बाहरी भाव स्थिर रहे। ये लियांग के साथ कुछ और मौके थे। उपन्यास में लगभग हर एल्डर उसे चाहता था। उसे एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में देखा जाता था। लेकिन इस बार लगभग 20 वरिष्ठों ने ही उन्हें चुना, और उनमें से एक वरिष्ठ ली भी थे। जैसा कि एरन को उम्मीद थी, ये लियांग ने एल्डरली को अपना गुरु चुना, और अंत में वांग किंगयू की बारी थी। चूंकि आप शीर्ष रैंक पर हैं, इसलिए आप किसी भी एल्डर का चयन कर सकते हैं। एल्डर की पसंद मायने नहीं रखती। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको अन्य एल्डर्स के बारे में बता देता हूं। ये लियांग ने ईर्ष्या भरी निगाहों से वांग किंगयू को देखा। यह पद तो उसका होना चाहिए था। उसे प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहिए था और व्यवस्था से पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए था। एरन को चुनौती देते ही उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वह एरन को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया, यह सोचते हुए कि यह सब उसी की गलती थी। झांग वेई ने वरिष्ठ गुरुओं और उनकी विशेषज्ञताओं के बारे में बताया। उन्होंने उनकी शिक्षण विधियों और प्रत्येक वरिष्ठ गुरु के अधीन शिष्यों की संख्या का भी वर्णन किया। क्या आपने अपना मन बना लिया है? झांग वेई ने पूछा। हाँ, मैंने किया है, वांग किंगयू ने सिर हिलाया। निर्णय लेने की क्षमता एक अच्छा गुण है, एल्डरली मुस्कुराए। तो आप किसे चुनने वाले हैं? अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि एल्डर झांग आपके लिए एकदम सही रहेंगे। एरन ने मुस्कुराते हुए एल्डरली की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि उसे पता नहीं है?
यहाँ आने से पहले ही उसने अपना मन बना लिया था। आखिर वो उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक है, इसलिए तुम्हें उसे मनाने की जरूरत नहीं है। उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया है। एरन ने अपने विचार मन में ही रखे। वह बस पहाड़ पर लौटने के लिए उत्सुक था क्योंकि चयन प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब वह आखिरकार आराम कर सकता था। दुर्भाग्यवश वांग किंगयू की प्रतिक्रिया सुनकर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मैं एल्डर रेन को चुनना चाहती हूं, इस बार की एकमात्र 6 स्टार प्रतिभा वांग किंगयू ने एल्डर रेन की ओर देखते हुए कहा। खांसी, खांसी। एरन को अचानक खांसी का दौरा पड़ गया। वह अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हैरान था। क्या संप्रदाय जाते समय तुम दोनों के सिर पर चोट लगी थी? आज सबने मुझे ही क्यों चुना? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मुसीबतें काफी नहीं हैं? एरन मन ही मन बड़बड़ाता रहा। उन्हें वांग किंगयू के इस फैसले पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान बिखेर दी। वह उसे अपना फैसला बदलने और एल्डर झांग को चुनने के लिए मनाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एल्डर झांग बोलने लगे। यह एक बेहतरीन चुनाव है। हालांकि एल्डर रेन हमारे संप्रदाय में नए हैं, लेकिन जैसा कि आज कई लोगों ने देखा है, वे बहुत शक्तिशाली हैं। और वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी तक कोई शिष्य नहीं है। इसलिए आप उनके पहले शिष्य होंगे। वांग किंगयू द्वारा एल्डर रेन को चुने जाने पर झांग वेई नाराज नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसका समर्थन किया और इसे सही विकल्प माना। बधाई हो, एल्डर रेन। आपने एक प्रतिभाशाली शिष्य को अपना शिष्य बना लिया है। एल्डर ली ने भी एरन को बधाई दी। एरन बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मौका हाथ से निकल चुका था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह इस लड़की को कैसे सिखाएगा। वह अब भी सोच रहा था कि क्या उसके पास इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता बचा है। विकल्प 1, आपको एक 6 स्टार टैलेंट द्वारा चुना गया है। हालांकि आपके मानकों के अनुसार उसकी प्रतिभा बहुत कम है। सबको बता दो कि 6 सितारा प्रतिभा तुम्हारे ध्यान देने लायक नहीं है और तुम ऐसे निकम्मे व्यक्ति को शिष्य के रूप में नहीं चाहते। इनाम, शैडो ब्लॉसम स्वॉर्ड, उच्च स्तरीय। विकल्प 2, जब जीवन आपको नींबू दे तो आप नींबू पानी बना लें। चूंकि आपको पहले ही एक शिष्या मिल चुकी है, इसलिए उसे स्वीकार करें। इनाम, एक अज्ञात अंडा, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 3, वांग किंगयू की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना किसी अन्य एल्डर को अपना गुरु चुनने के लिए राजी करना। पुरस्कार, बर्फ का कमल फूल, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 4, सबको बता दो कि तुम नकली हो और तुम नहीं चाहते कि कोई 6 सितारा प्रतिभा तुम्हें अपना गुरु मानकर अपना जीवन बर्बाद कर दे। इनाम, एक ड्रैगन स्केल, अद्वितीय स्तर। अध्याय 20, आलिंगन में सुंदरता, एक संकल्प। ठीक है, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। एरन ने आह भरी और दूसरा विकल्प मान लिया। उन्होंने इन विकल्पों में एक और पैटर्न देखा था। पहला विकल्प अक्सर सबसे खतरनाक होता था, वहीं बाकी 3 विकल्प अक्सर थोड़े कम खतरनाक होते थे। एक और बात जो उसने महसूस की, वह यह थी कि उसने अब तक केवल दूसरा विकल्प ही चुना था। लगभग हर बार दूसरा विकल्प ही सबसे अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता था। उसे यकीन नहीं था कि क्या यह व्यवस्था ही उसे मार्गदर्शन दे रही थी। लेकिन उसे मार्गदर्शन क्यों मिल रहा था? अगर इस प्रणाली को उस लेखक ने बनाया था जो उससे नफरत करता था, तो क्या उसे केवल खतरनाक विकल्प ही नहीं देने चाहिए थे? या फिर वह उसे बिना किसी इनाम के केवल विकल्प ही दे सकता था? भले ही कोई इनाम न होता, फिर भी वह जुर्माने से बचने के लिए कोई विकल्प चुन सकता था। तो फिर उसे यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा था? उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि उसकी शुरुआती धारणा में कुछ गड़बड़ है। आपको एक अज्ञात अंडा प्राप्त हुआ है। यह अंडा आपके सिस्टम स्टोरेज में रख दिया गया है। कृपया इसे जल्द से जल्द निकाल लें। नोटिफिकेशन देखकर एरन ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए या आपको दोष देना चाहिए। उसे थोड़ी राहत मिली कि अंडा पेंडेंट की तरह अचानक प्रकट नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे सिस्टम सहानुभूति दिखा रहा हो। क्या तुमने कुछ कहा? एल्डर ली ने एरन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ सुना हो। यह कुछ भी नहीं है। एरन ने उस युवती को देखा जो देखने में 18 वर्ष की लग रही थी। इतनी कम उम्र में भी वह बेहद बलवान थी। उपन्यास में वह झांग वेई के अधीन अध्ययन करती है। संप्रदाय में उसकी तरक्की भी बहुत तेजी से हुई। इसी वजह से संप्रदाय में उसके प्रति काफी ईर्ष्या पैदा हो गई। ईर्ष्या के कारण उसकी जान लेने के कई प्रयास किए गए। इनमें से अधिकतर प्रयास विफल रहे, लेकिन एक बार वह लगभग मर ही गई थी। उपन्यास के मुख्य पात्र ने ही उसे बचाया था, जिसके कारण वह उससे प्रेम करने लगी। वह उपन्यास के मुख्य पात्र की प्रेमिकाओं में से एक थी। एरन ने वांग किंगयू की ओर देखा, जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसने अपना फैसला कर लिया था और कोई भी वरिष्ठ उसे मना नहीं कर सकता था। फिर भी वह एल्डर रेन से पुष्टि मिलने का इंतजार कर रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मुझे क्यों चुना? एरन ने उस युवती से पूछा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम सबसे मजबूत हो, लड़की ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने झांग वेई को चुनने का मन बना लिया था। लेकिन जब उसने एरन की गरिमा में आभा और उसके कार्यों को देखा, तो उसे लगा कि वह झांग वेई से अधिक शक्तिशाली है। उसे विश्वास था कि वह उसे मजबूत बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तुम तो काफी ईमानदार हो, है ना? एरन ने कहा।
बाकी 2 एल्डर्स की मौजूदगी के बावजूद उसने उसे सबसे शक्तिशाली कहने में जरा भी संकोच नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हें अपना पहला शिष्य स्वीकार करता हूं। जवाब सुनकर लड़की तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और एक शिष्य की तरह उसका अभिवादन किया। शिष्य किंगयू ने गुरु को प्रणाम किया। महज एक दिन में एरिन को इतने सारे विकल्प चुनने पड़े और उसके हर विकल्प का बहुत महत्व था। इस समय वह सचमुच बहुत थक चुका था। वह बस वापस लौटना चाहता था। वह कोई और विकल्प चुनना ही नहीं चाहता था। यदि वह यहां किसी शिष्य का चयन नहीं करता तो उसे यह नहीं पता था कि यदि उसे संप्रदाय के गुरु द्वारा बुलाया जाता जो उससे शिष्य स्वीकार करने की अपेक्षा करते तो उसे किस प्रकार के विकल्प प्राप्त होंगे। भविष्य में किसी भी तरह के खतरे को टालने के लिए उसने शिष्य को स्वीकार करने का फैसला किया। हालांकि इससे कहानी बदल गई, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसका जीवित रहना तो वैसे भी कहानी को बदलने वाला था। चूंकि उसने कहानी को पहले ही बदल दिया था, इसलिए उसने सब कुछ पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। वह इस दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने जा रहा था। वह न केवल जीवित रहने वाला था, बल्कि वह यह सुनिश्चित करने वाला था कि इस दुनिया में कोई भी चीज उसे धमकी न दे सके। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी, और ये विकल्प और पुरस्कार ही उसकी ताकत थे। भविष्य का ज्ञान ही उसकी ताकत था। उसका फीनिक्स ही उसकी ताकत था, और अब उसके शिष्य ही उसकी ताकत बनने वाले थे। भले ही वह मुख्य किरदार न हो, उसने ठान लिया था कि वह अब तक के सभी मुख्य किरदारों को पीछे छोड़ देगा। भले ही उसके पास प्लॉट आर्मर न हो, वह प्लॉट आर्मर से भी ज्यादा मजबूत कवच बनाने को तैयार था। वह आगे बढ़ा और वांग किंगयू की ओर हाथ बढ़ाया। वांग किंगयू ने देखा कि उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ है। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और करीब से उसका चेहरा देखा। वह विस्मय से भर उठी। वह वास्तव में बेहद खूबसूरत था। उसने अनजाने में ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। गर्म हवाओं ने उन दोनों को घेर लिया और उन्हें हवा में उठा लिया। वे दोनों फीनिक्स पक्षी पर उतरे, जिसने अपने पंख फैलाए और आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ गई। जैसे जैसे फीनिक्स ऊपर उठता गया, वांग किंगयू डर गई। यह उसकी पहली उड़ान थी। अपनी जान गंवाने के डर से वह एरन को कसकर गले लगाए उसकी बाहों में बैठी हुई थी और ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बंद रहीं और उसने उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की। एरन को उस लड़की की मीठी खुशबू ने अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लिया। वह उसकी गोद में बैठी उसे कसकर गले लगाए हुए थी और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह कितनी नाजुक स्थिति में थी। अपनी मुख्य दुनिया में अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद एरन केवल एक ऐसा युवक था जिसने कभी रोमांस का अनुभव नहीं किया था। इस दुनिया में भी वह अभी बहुत जवान था। हालांकि वह एक बुजुर्ग था, लेकिन वह लड़की से लगभग 3 साल ही बड़ा था। एरन उस लड़की को पीछे धकेलकर अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। यह कहना गलत था कि जब किंगयू एरन की बाहों में थी तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसकी भावनाएं भी जागृत हुईं। फीनिक्स आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ गया। जमीन पर मौजूद कई लोगों ने फीनिक्स को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह एल्डर रेन का है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि फीनिक्स की चोटी पर एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे को गले लगाए बैठे थे। काफी देर बाद वांग किंगयू को होश आया। उसे एहसास हुआ कि वह एल्डर रेन को कसकर गले लगाए हुए है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह जल्दी से वहां से चली गई। हालांकि जल्दबाजी में वह अपना संतुलन खो बैठी और फीनिक्स की पीठ के किनारे के बेहद करीब लड़खड़ा गई। सावधान रहो, एरन की फुर्ती तुरंत काम करने लगी और उसने झट से उसे पकड़ लिया, जिससे वह गिरने से बच गई। दुर्भाग्यवश वह अपनी शारीरिक कमजोरी को भूल गया था। जैसे ही उसने उसे वापस खींचने की कोशिश की, उनके संयुक्त वजन के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। वे दोनों पीछे की ओर लुढ़क गए। एरन पीठ के बल गिरा और किंगयू उसके ऊपर आ गिरी।